ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फिजिकल चेंज पढ़ लिया। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज। ये हमारा दूसरा चेंज है। हमने चैप्टर में देखा है हमें कौन कौन से चेंज पढ़ने, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा दूसरा चेंज है, क्या है वो हमारा केमिकल चेंज। हम रिवाइज करने के लिए फिजिकल चेंज एक बार और देख लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या था हमारा, वहां पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, ओनली शेप, साइज एंड कलर ही चेंज हो रहे थे और वो रिवर्सिबल था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ये पहले ही बता दिया, एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे, यानी कि यहाँ पर हमें नई चीज मिलेगी। दो चीज जब आपस में मिलेंगे तो एक तीसरी चीज हमें मिल जाएगी। आज केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर एक बार ये रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लिया है तो अब हमारा फिर से ओरिजिनल स्टेट में वो नहीं आएगा। ठीक है, एक बार ये अगर कुछ सपोज में हम दूध से जब चाय बना लेते हैं तो क्या चाय से फिर दूध बन सकता है? नहीं ना। दही, दूध से दही बन गई, क्या आप दही दूध में फिर से जा सकती है? नहीं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दी उसने, न्यू सब्सटेंस तो बनाया बट अब ये रिवर्सिबल नहीं है। अब हमारा फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर? देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हमने खाना खाया, दाल चावल रोटी जो भी खाया है, और जब ये डाइजेस्ट हो गया तो क्या उस फॉर्म में फिर से ये वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। प्रोटीन एमिनो एसिड में हमारी कन्वर्ट हो जाती है, फैट हमारा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ऑलरेडी डाइजेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और जब न्यू सब्सटेंस बन जाता है तो फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। जब फल पक जाते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है। जब कच्चा था तो कुछ और टेस्ट था, कुछ और सब्सटेंसेस थे, जब वो पक गया तो उसमें अब दूसरी चीजें प्रेजेंट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड, दही का बनना, यानी दूध से दही का बनना भी ये सब क्या है, हमारे केमिकल चेंज है। तो समथिंग समथिंग कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जो कि एक या एक से अधिक वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और एक बार अगर ये रिएक्शन कर लेता है तो फिर ये दोबारा से वापस अपने स्टेट में नहीं आता। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस इसमें होता है। क्लियर? अब हम एक्टिविटी देखते हैं, डिटेल्स में इसको जानते हैं। केमिकल रिएक्शन की कुछ एक्टिविटी जो आपकी बुक्स में दी हुई है उसको हम यहाँ पर ओके, तो हम अब एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी हमारे बुक में है। क्लियर? तो पहला है हमारा एग्जांपल, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ अ मैग्नीशियम। हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, अभी तो आपने देखा नहीं होगा, मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लैम, और इसको हम कैंडल फ्लैम के पास ले जाते हैं, उसमें डालते नहीं है, बस पास ले जाते हैं और ये बर्न करने लगता है। इट बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, और ये एक अच्छी व्हाइट लाइट के साथ क्या होती है, सफेद कलर की फ्लैम के साथ ये जलने लगती है। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न, जब ये पूरी तरह से कंप्लीटली बर्न हो जाती है, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश, तब इसका एक पाउडरी यानी कि राख बचती है, पाउडर की तरह इसका एश बचता है। ठीक है, यानी कि हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उसको कैंडल फ्लैम के पास ले जाते हैं और ये ब्रिलियंट व्हाइट फ्लैम के साथ बर्न होने लगती है। जब ये कंप्लीटली बर्न हो जाती है तो इसका एक पाउडरी एश वहां पर बच जाता है।
इसको हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं, समझते हैं इसी प्रोसेस को। हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का रिबन लिया और उसको कैंडल फ्लेम के पास ले गए, ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन किया। हमने कहा था कि हम सिर्फ पास ले जाएंगे, उसमें टच नहीं कराएंगे। जैसे ही इसको हीट मिली, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हमारा क्या करने लगा, बर्न करने लगा, जलने लगा। और फिर लास्ट में जब हमारे पाउडरी ऐश बचता है वो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा न्यू सब्सटेंस है। यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन इसने एटमॉस्फेयर से लिया और ये बर्न करके जो ऐश बची वो हमारी क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगेन, अब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश थी उसको लेकर उसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं और धीरे धीरे स्टर करते हैं, घुमाते रहते हैं। यानी कि बीकर में हम ऐश को ले लेते हैं, उसमें वाटर डाल लेते हैं और धीरे धीरे उसको स्टर करते रहते हैं। देखते हैं रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना हुआ जो न्यू सब्सटेंस है, ये पहला न्यू सब्सटेंस। ऑलरेडी हम डेफिनेशन में ही जानते हैं, वन और मोर, एक से अधिक ये न्यू सब्सटेंस दे सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया प्लस वाटर लिया, उसके बाद इसने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो हमारा बना लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन एसिड और बेस के चैप्टर में भी इस एग्जाम्पल को हमने देखा हुआ है। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा दूसरा न्यू सब्सटेंस है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने वाटर को मिला दिया, तब क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी हम जानते हैं एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, वो बेस होता है। तो ऑलरेडी हम जान गए दिस इज द बेस। इसको क्लियर करने के लिए हम लिटमस पेपर लेंगे। लिटमस पेपर कैसा लेंगे, रेड कलर का लेंगे और ये बेस है, इसको किस कलर में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। और ये हमारा दूसरा न्यू सब्सटेंस है। तो ये एक्टिविटी हमारी, हमने देखा कि जो केमिकल चेंज होते हैं, अब हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या मैग्नीशियम बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हमने देखा कि केमिकल चेंज जो होते हैं वो सबसे पहले तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और जब लास्ट प्रोडक्ट हमारा बन जाता है तो फिर से वो रिएक्टेंट जो हमारा पहले का था उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर। पहला एक्टिविटी हमने देखा, क्लियर हो गई सबको। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, तो हम केमिकल चेंज का दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बीकर लेते हैं। बीकर ग्लास का एक अपैरेटस होता है जिसको हम केमिकल लैब में यूज करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। ये हमने एक बीकर लिया और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब ये CuSO4 कॉपर सल्फेट को हम केमिकल, इसका जो फॉर्मूला है वो है CuSO4। ठीक है, तो हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट लिया और इसमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हमने डाइल्यूट H2SO4। ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज दिस, एसिड। कैसी एसिड, मिनरल एसिड है। ठीक है, मिनरल एसिड को धीरे धीरे हम ड्रॉप करके इसमें कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। ब्लू कलर का हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इसी में हम आयरन लोहे की नेल्स या ब्लेड कुछ भी हम इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, आयरन, अब ये हमारा जो ब्लू कलर का हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया है, इसमें हम आयरन क्या ऐड कर दे रहे हैं, आयरन की नेल्स जो कीले होती हैं वो, या फिर ब्लेड, कोई भी चीज जो भी आपके पास आयरन की चीज हो उस सॉल्यूशन में हम क्या कर दिए, डाल दिए। अब देखते हैं कि हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है। देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीनिश कलर का हो गया, यानी कि उसका जो कलर था वो चेंज हो गया। कलर क्या था, वो
चेंज हो गया और हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? FeSO4, जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट। ये ग्रीनिश कलर का हमें नया सब्सटेंस मिल गया। हमने लिया क्या था? कॉपर सल्फेट लिया था, उसमें हमने आयरन की नेल्स डाली या ब्लेड डाला और उसका कलर चेंज होकर ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया और हमें आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया। ये हमारा न्यू सब्सटेंस हमें ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में हमने देखा कि हमने कॉपर सल्फेट को लिया और ये ग्रीनिश कलर अपना कलर चेंज करा और हमें क्या करना है? न्यू सब्सटेंस दे रहा है। केमिकल चेंजेस का जो मेन पर्पज है वो क्या है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। हम इसी को क्या रिएक्शन के थ्रू समझते हैं? कॉपर सल्फेट लिया प्लस आयरन, इसमें आयरन नेल्स डाली, बन गया हमारा FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसका कलर कैसा था? ब्लू कलर का था। जब आयरन की नेल्स को हमने डाला तो ये FeSO4 बन गया। क्या हो गया? ये किस कलर का हो गया? ग्रीनिश कलर का हो गया। और कॉपर हमारा अलग एक नया प्रोडक्ट बच गया जिसका कलर कैसा हो गया? ब्राउन कलर। ये ब्लेड जो है वो कैसे कलर की हो गई? ब्राउन कलर की हमें मिल गई, बच गई। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये दूसरा न्यू सब्सटेंस कॉपर बन गया। पहला हमारा है FeSO4। तो हमने देखा कि जो आयरन है हमारा, आयरन ऑलरेडी यू नो दैट आयरन ने कॉपर सल्फेट को CuSO4 में से इसको हटा दिया और इसके साथ ये क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया और क्या फॉर्म कर दिया? FeSO4। क्लियर? यानी कि अलग कर दिया किसको? Cu को। तो एक चीज हम इसमें और आपको बता देना चाहते हैं फॉर इंफॉर्मेशन कि जो ये हमारा आयरन है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, यानी कि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा तेज रिएक्शन करता है। इसीलिए जैसे ही आयरन की नेल्स हमने उस सोल्यूशन में डाला, उसने सल्फेट कॉपर को वहां से हटाया और खुद SO4 से सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया और बच क्या गया? हमारा कॉपर अलग से बच गया। ये भी हम जान लेते हैं केमिस्ट्री में, हमें अभी आगे चल के आप लोग को पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज में कि आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो हमने ये आपका दूसरा एग्जांपल था, हमने देख लिया कि कॉपर सल्फेट से कैसे फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट कैसे बनता है। इसका कलर ब्लू था, कैसे इसका कलर ग्रीनिश हो जाता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे केमिकल चेंज का। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी जो हमारी बुक में दी हुई है क्या है? टेक अबाउट अ टीस्पून full of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. हम एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें एक बबल्स निकल रहा है जो कि गैस का बबल्स है और एक हिसिंग सी साउंड हो रही है, हिश हिश करती हुई एक फुसफुसाहट की साउंड है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एक्टिविटी को कैसे करना है। दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया हुआ है जिसमें क्या क्या है? हमारा विनेगर है और हमारा बेकिंग सोडा। फॉर्मूला एसिटिक विनेगर में एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो आप पढ़ ही चुके हैं चैप्टर 6 में। देखते हैं इसका फॉर्मूला Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये एक पहले टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर लिया था और बेकिंग सोडा लिया था, तो हमें एक हिसिंग साउंड और गैस की बबल्स निकलती हुई दिखाई दे रही थी। अब इसी में हमने क्या कर दिया? लाइम वाटर मिला दिया। लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें ऐड कर दिए दोनों टेस्ट ट्यूब में। ये टेस्ट ट्यूब विनेगर और बेकिंग सोडा का एक टेस्ट ट्यूब था और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारा लाइम वाटर था। दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तब देखते हैं हमारा क्या बनता है। इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा जब आपस में रिएक्शन किए थे तो CO2 बनाए थे और अदर सब्सटेंस बनाए थे। अब
रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड CaOH होल ट्वाइस, यानी कि जो गैस निकल रही थी वो हमारी कौन सी गैस थी, जो बबल्स के साथ गैस निकल रही थी वो हमारी CO2 गैस थी। जब विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्शन करके हिसिंग साउंड और एक बबल्स के फॉर्म में गैस दे रहे थे, तो वो गैस हमारी CO2 थी और एक कुछ अदर सब्सटेंस थे। अब आपस में हमने फिर से उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CO2 के साथ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरे टेस्ट ट्यूब से हमने उसमें जो बबल्स निकल रही थी उसमें हमने मिलाया, तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है। फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, CO2 से आप पहले से फैमिलियर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब रिएक्शन करते हैं दोनों आपस में तो बन जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्लियर? ये रिएक्शन हमने देखा, इसमें भी क्या था कि हमने लिया क्या क्या था, विनेगर, सिरका, ऑलरेडी यू नो दैट एसिटिक एसिड है हमारी, उसको लिया, उसके बाद बेकिंग सोडा उसमें कुछ पिंच डाल दिया, उसके बाद देखते हैं वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। ये भी हमारा क्या है, न्यू प्रोडक्ट है। लिया तो हमने कुछ और था, बन गया कुछ और, तो यहाँ पर भी कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद फिर से हमने CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमारा नेक्स्ट न्यू सब्सटेंस बन गया, दूसरा न्यू सब्सटेंस बन गया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये हमारा था केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस हमने जितनी एक्टिविटी थी सारे डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले तो ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। हमने सभी एक्टिविटी में देखा कि लिया हमने कुछ और था और बन रहा था कुछ और, इस एक्टिविटी में देखा, मैग्नीशियम में भी देखा और कॉपर सल्फेट में भी देखा। तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि हम ले रहे थे कुछ और, हमारा रिएक्टेंट कुछ और था और प्रोडक्ट हमारा कुछ और आ रहा था। तो केमिकल और फिजिकल दोनों में अगर डिफरेंस भी आता है तो आप दे सकते हो। ठीक है, तो हमने केमिकल चेंज प्रॉपर्ली समझ लिया। अब हमारी नेक्स्ट आता है रस्टिंग। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं रस्टिंग। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जो जंग लग जाता है उसी को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब ये रस्टिंग आयरन पे होती कैसे है ये हम पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है रस्टिंग? दिस इज द वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। यह एक तरह का चेंज है, एक तरह का ये चेंज है। आयरन को क्या कर देता है, जो आयरन होता है, जो लोहे होते हैं उस पे जो रस्ट लग जाता है, हम देखते हैं जब आयरन नया होता है कोई रस्ट नहीं होता, उस पर कोई जंग नहीं होता तो वो सॉलिड होता है। लेकिन जो रस्ट होता है वो क्या होता है, वो वीक हो जाता है ना, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, आराम से हाथ से ही हम उसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये है एक तरह का चेंज है। चेंज किस तरह का होगा, यहाँ पर केमिकल चेंज होगा, क्योंकि ये फिर से हम रस्ट को आयरन नहीं बना सकते, और जो रस्ट और आयरन में दोनों में डिफरेंस है वो दूसरा मटेरियल है और ये दूसरा है। तो दिस इज द वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स। यह एक तरह का चेंज है जो कि आयरन आर्टिकल्स को ही अफेक्ट करता है एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम, और धीरे धीरे उसको नष्ट कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक, बसेस एक्सेट्रा, नंबर ऑफ चीजें जो होती हैं वो क्या किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई हैं। और लगभग ये सारी चीजें पानी में भी रहती हैं। लगभग जो हमारी शिप है वो हमेशा पानी में रहती है, कार को भी हम धुलते रहते हैं, ब्रिज जो है वो हमारा ऑलरेडी पानी में ही है ना। गंगा जी पे ब्रिज बना ऑलरेडी देखे, उसमें नंबर्स ऑफ आयरन लगे होंगे, बहुत सारे आयरन लगे हैं। तो ये एक तरह का चेंज है जो कि आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म हो जाता है। इसकी बनी हुई चीजों को भी हमने देख लिया, विंडोज में भी ये यूज होते हैं, दरवाजे भी इसके बने होते हैं, और गाड़ियां भी हमारी आयरन की ही बनी होती हैं, नंबर्स ऑफ आयरन लगे होते हैं उसमें। तो ये होता कैसे है, क्यों होता है, देखते हैं।
द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि ये होता कैसे। आयरन, ये लोहा, प्लस ऑक्सीजन या प्लस वाटर। ऑक्सीजन के थ्रू भी रस्टिंग होती है और वाटर के थ्रू और इवेपोरेशन के थ्रू भी रस्टिंग होती है। सिर्फ जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे विंडो पे हम पानी तो नहीं डालते, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां भी रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो कैसे? वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वाटर के इवेपोरेशन, जहाँ पर वाटर का भाप बन के उड़ रहा है, वहां पर भी ये जंग लग जाता है, रस्ट वहां पर भी बनता है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर बन क्या गया हमारा? रस्ट। आयरन का फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो दैट Fe, ऑक्सीजन का O2 और वाटर का H2O आप जानते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और ये रिएक्शन आपस में किए तो बन गया हमारा रस्ट आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसको आप लर्न करेंगे, ठीक है। फॉर रस्टिंग मैंने लिख दिया है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर। रस्टिंग दोनों के प्रेजेंस में होती है, चाहे वाटर प्रेजेंस हो चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंस हो। अगर कुछ भी वहां पर प्रेजेंस है तो ये होगा। डेजर्ट एरिया में जहां पर मॉइस्चर कम होता है वहां पर रस्टिंग क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम इसको हाउ डू वी प्रिवेंट रस्ट, रस्ट को रोका कैसे जाए, रोकथाम कैसे किया जाए इसका, जिससे कि रस्ट कम लगे और हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो कम खराब हो। ज्यादा रस्ट लगेगा, जल्दी चीजें हमारी खराब हो जाएंगी, फिर से नया लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि कुछ रोकथाम के लिए हम चीजों को अप्लाई करते हैं ताकि रस्ट कम लगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग में, कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, यानी कि आयरन आर्टिकल्स के ऊपर या हम पेंट कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं, या ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, ताकि पहले अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर अगर अफेक्ट कर रहे हैं, उस पर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या खराब होगा? पेंट खराब होगा, ग्रीस खराब होगा, उसके बाद आयरन आर्टिकल पर उसका इफेक्ट पहुंचेगा। तो पहला प्रिवेंशन है हमारा कि कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, यानी पेंट और ग्रीस का उस पर कोटिंग कर देते हैं। दूसरा हमारा है डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल, मेटल का लेयरिंग करते हैं, उस पर मेटल लगाते हैं, डिपॉजिट करते हैं। लाइक कौन कौन से? क्रोमियम, क्रोमियम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है Cr होता है, और जिंक या फिर जिंक, जिंक का फॉर्मूला Zn होता है, मैंने लिख दिया ऑन आयरन। तो डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर या तो क्रोमियम या तो फिर जिंक का हम क्या करें? डिपॉजिटिंग लेयर करें, लेयरिंग करें उसके ऊपर, जिससे कि आयरन को रस्ट होने से रोका जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, रस्टिंग उसमें कम से कम होगी। इस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। देखते हैं गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, ये आपसे पूछा भी जा सकता है शॉर्ट नोट्स या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जिंक की लेयरिंग अगर आयरन के ऊपर हो रही है तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दोनों को नहीं कि क्रोमियम और जिंक दोनों हो रहा है तो उसको गैल्वेनाइजेशन हम नहीं कहेंगे, ओनली जिंक की लेयरिंग अगर आयरन पे हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्लियर हो गया। तो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट का लग जाना, यानी कि जंग का लगना, आयरन लोहे के ऊपर जंग का लगना, यह भी एक तरह का हमारा चेंज है। किस तरह का चेंज है? केमिकल चेंज है। और एक बार अगर रस्ट लग गया तो फिर से वो आयरन के फॉर्म में नहीं जाएगा, इरिवर्सिबल है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी कर रहा है। आपने देख लिया ये चैप्टर में क्यों दिया गया, क्योंकि यह भी एक तरह का चेंजेज है। क्लियर। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने देखा, इसको प्रिवेंट करने के तरीके देखे कि हम ये काम करेंगे तो हमारा आयरन जो है आर्टिकल, आयरन के जो आर्टिकल्स हैं वो कम से कम रस्टिंग उसमें होगी, ठीक है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिया था। अब हमारी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे क्रिस्टल बनाया जाता है, ठीक है।
तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय द क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कुछ सब्सटेंस हमें कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? प्योर स्टेट में अपने सॉल्यूशन के थ्रू बाय क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि कुछ सब्सटेंस को हम क्रिस्टल के थ्रू उसके प्योर स्टेट में उसको फॉर्म करते हैं। अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि क्रिस्टल बनता कैसे है, क्रिस्टल बनाया कैसे जाता है किसी भी सॉल्यूशन का। हाउ टू ऑब्टेन क्रिस्टल, क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन होता है? पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं जो आपके बुक में भी ऑलरेडी ये एक्टिविटी दी हुई है, हम उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। हम एक बीकर लेते हैं और उसमें लगभग 1 कप पानी लेते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और उसमें कुछ बूंदे हम डाइल्यूट, यहाँ पर डाइल्यूट वर्ड आया हुआ है, क्यों हम डाइल्यूट लिखते हैं? क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी हम जानते हैं दिस इज अ मिनरल एसिड, ये कोरोसिव नेचर की है, ये अगर ऐसे ही हम यूज करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, इसीलिए इसमें वाटर मिलाया गया है, पहले से ही इसको डाइल्यूट किया गया है। तो हम उस बीकर में कुछ ड्रॉप H2SO4 मिलाते हैं एंड हीट द वाटर, और वाटर को हीट करने के लिए हम रख देते हैं। When it start boiling, जब पानी हमारा बॉयल करने लगता है, बीकर का पानी, एड कॉपर सल्फेट पाउडर, तब उसमें हम कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करते हैं। स्लोली, धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करते हैं। वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूअसली, और उसको हम लगातार एक ग्लास रॉड लेते हैं और ग्लास रॉड से बीकर में लगातार स्टिरिंग करते हैं। टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, हम कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक मिलाते हैं जब तक उसकी कंडीशन यहाँ तक न पहुंच जाए कि उसमें कुछ और दूसरा कोई पाउडर डिजॉल्व ना हो, ठीक है। हम तब तक उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे डालते रहेंगे और उसके बाद उसको स्टर करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम देख लेंगे कि अब इसमें कोई भी पाउडर मिल नहीं सकता, कोई और भी पाउडर इसमें ऐड नहीं हो सकता, यानी कि वो पूरी तरह से अब उसमें डिजॉल्व हो चुका है, तो उसके बाद फिल्टर द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद अलाउ इट टू कूल, और उसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन इट इज कूलिंग, जब तक वो ठंडा हो रहा होता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हिला डुला के देखेंगे बीकर को घुमा के कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर्ली छोड़ देंगे, एकदम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद हम कुछ देर बाद के देखेंगे, लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो बन गया है। अगर नहीं बना है तो थोड़ी देर हम और वेट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल बन गया है। वो किसका क्रिस्टल है? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, क्योंकि पाउडर हमने किसका मिलाया है? कॉपर सल्फेट का। तो सिंपल सी बात है, वो क्रिस्टल किसका होगा? कॉपर सल्फेट का होगा। इसी को हम फिगर के थ्रू देखते हैं। सपोज दिस इज बीकर, यह बीकर है हमारा, और इसमें हमने वाटर लिया और ऐड किया कुछ बूंद डाइल्यूट H2SO4 और उसको हीट कर दिया, उसको हीट करने के लिए रख दिया, ठीक है। अब जब ये बॉईल होने लगा तो हम इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे? जब तक कि इसमें ऐसा हो जाए कि अब इसमें कोई भी सॉल्यूशन डिजॉल्व नहीं हो सकता। जब ये पूरी तरह से इसमें पाउडर हम डाल लेंगे, स्टर करके सॉल्यूशन बना लेंगे, तो सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? फिल्टर्ड कर देंगे। फिल्टर करने के बाद इसको क्या करेंगे? कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख देंगे, और तब तक इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। और उसके बाद हम आफ्टर सम टाइम के बाद देखेंगे तो हमें इस तरह का क्रिस्टल दिखेगा, और ये क्रिस्टल किसका होगा? कॉपर सल्फेट का होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये केमिकल चेंज था, हमने लिया डाइल्यूट H2SO4 लिया था वाटर में, और ये रिएक्शन करके पाउडर जो था उसके साथ रिएक्शन करके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन बना। ये प्योर फॉर्म ऑफ किसका है? कॉपर सल्फेट का। क्लियर? तो ये था हमारा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टल का फॉर्मेशन, कैसे कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो अपने प्योर स्टेट में क्रिस्टल के थ्रू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा
फिजिकल चेंजेस, नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज हमने देखी, केमिकल चेंजेस पढ़ा, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा, और उसके बाद उसमें कुछ और भी प्रोसेस थे, छोटे मोटे डेफिनेशन थे, मैंने बताया गैल्वेनाइजेशन में। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा आपका क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।